कांग्रेस नेतृत्व को जिन लोगों का सहारा है उनमें से खास शख्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से। अखिलेश जी, 80 सीटें कांग्रेस छू रही है, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया, ये क्या 2019 के लिए कोई नींव डाल रही है? मैं ये कह सकता हूं, गुजरात के रिजल्ट ने, गुजरात का जो परिणाम आया है, उससे कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों को बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार जो असली मुद्दे होते हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कुछ न कुछ काम ऐसा करती है जिससे ध्यान हट जाता है। अखिलेश जी बोलते रहिए और देखिए आपके सामने आंकड़ा 99 पर बीजेपी पहुंच गई है। लोगों ने जी अखिलेश जी बोलते रहिए। कांग्रेस को किया, जो कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र में या गुजरात में जो इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक दल हैं बीजेपी की सब चालों को समझ जाएंगे और 2019 में देश में एक बदलाव दिखाई देगा। अखिलेश जी, जो हाल में स्थानीय चुनाव हुए थे वहां पर मेयर पद के लिए तो बीजेपी की लहर बनी हुई थी, तो फिर क्या वाकई कोई गंभीर चुनौती आप 2019 के लिए दे पाएंगे? हालांकि वहां पर भी ग्रामीण भारत, ग्रामीण उत्तर प्रदेश एक बहुत दिलचस्प संदेश दे रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि 16 नगर निगम का तो प्रचार हुआ था, लेकिन प्रचार इस बात का नहीं हुआ कि फैजाबाद अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे उन्हें मामूली वोटों से हरा दिया, प्रशासन ने हरवा दिया। और उसके अलावा जिले में सब सीटें बीजेपी हार गई। उप मुख्यमंत्री अपना पूरा जिला हार गए। मुख्यमंत्री लखनऊ में जहां जहां प्रचार किए, जिन सभासदों के लिए वोट मांगा, वो सभासद हार गए। मुख्यमंत्री जी ने जहां वोट डाला था अपना गोरखपुर में, वहां भी उनका सभासद हार गया। और नगर पालिकाएं और टाउन एरिया में अच्छी खासी जीत हुई है दूसरे दलों की, और बीजेपी बुरी तरीके से हारी। अखिलेश जी एक बात बताइए, प्रचार 16 नगर निगमों का हुआ, प्रचार नगर परिषद का, नगर पंचायतों का कभी नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, जो मेयर पद के भी चुनाव आए, अगर हम तमाम विपक्ष का वोट मिला देते तो संभवतः मेयर पद के चुनाव के लिए भी आप बीजेपी को चुनौती दे सकते थे। सवाल ये, दो सवाल हैं यहां पर और संक्षिप्त तौर पे दोनों को संबोधित किएगा। क्या राहुल को आप अपना नेता मानेंगे 2019 के लिए, और क्या बुआ जी के साथ मित्रता बढ़ेगी? मैं आपका एक ही जवाब दे सकता हूं, कमजोर से कोई दोस्ती नहीं करता। जो ताकतवर होगा उससे दोस्ती होगी। और जहां तक हमारे रिश्तों की बातें कर रहे हैं, नहीं, कमजोर कौन है अखिलेश जी, कांग्रेस या बहन जी? मेरे बने रहेंगे। कमजोर कौन है? नहीं, अगर हम ही से कोई गठबंधन करेगा, अगर मुझसे ही कोई गठबंधन करना चाहेगा, तो अगर मैं कमजोर हूं तो शायद गठबंधन मुझसे नहीं करेगा कोई। सवाल यहां पर यह कि जो आपका डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, ऐसे में क्या राहुल के साथ यह साथ बना रहेगा या उसमें कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि मैं आपके भाव में कुछ परिवर्तन देख रहा हूं अखिलेश जी। मैं ये सोचता हूं कि सी प्लेन से तो आपकी सीटें बढ़ जाती हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए अगर कोई सड़क बनी हो जहां पर मिराज, सुकोई और सबसे भारी माल ढोने वाला अगर हवाई जहाज उतर जाता है, उससे वोट नहीं मिलता है। इसलिए हमें बहुत समझदारी से कि बीजेपी के लोग कब जेल से, आपके जैसा कद्दावर, हमें उस पर सावधान रहना पड़ेगा। हाजिर जवाब राजनेता मेरे सवाल को क्यों टाल रहा है? आप मेरे सवाल को क्यों टाल रहे हैं? राहुल के साथ गठबंधन बना रहेगा या नहीं? ये क्योंकि मैं इस समय नहीं तय कर सकता कि गठबंधन, तो हमारा दोस्ती तो चली रही है, और फिर तो लोग ये कह रहे हैं कि नौजवान तो साथ आ रहे हैं। और याद रखना, ये नौजवान देश के अगर एक साथ आ गए तो देश का परिणाम भी दूसरा होगा। अच्छा, नौजवान के साथ तजुर्बा, खासकर बुआ जी का तजुर्बा, उसका साथ लेंगे कि नहीं आप?
तजुर्बा तो कोई भी दे हम उसका स्वीकार करेंगे, अनुभव तो हम लोगों को लेना ही चाहिए, और हारने के बाद से अच्छा अनुभव कभी होता ही नहीं है। जो ज्यादा हार जाएगा उसे ज्यादा अनुभव मिल जाएगा। नहीं, आप टाल रहे हैं फिर से मेरा सवाल अखिलेश जी। बहुत सीधा सवाल था आपसे, क्योंकि देखिए तस्वीर आपके सामने है, सियासत आपके सामने है। मैं बीएसपी मैं आपको ये कहता हूं कि हम अपनी पार्टी का संगठन, हम अपनी पार्टी की ताकत बनाएंगे। अभी चुनाव बहुत दूर हैं, और मुद्दा क्या होगा चुनाव का। मैंने तो गुजरात में देखा कि मूंगफली पैदा करने वाला किसान दुखी था क्योंकि उसको कीमत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कपास वाला दुखी था, उसको कीमत नहीं मिल रही। और यूपी में मैंने देखा है, जब लोकसभा के चुनाव थे तो एक घोषणा पत्र, उत्तर प्रदेश का चुनाव था तब दूसरा घोषणा पत्र, नगर निगम से चुनाव हुआ तो तीसरा घोषणा पत्र। इसलिए कहीं ना कहीं हमें विपक्ष के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा बीजेपी से, क्योंकि चुनाव आते आते कौन सा मुद्दा होगा कोई नहीं जानता। ठीक है, अखिलेश जी पर बहस हो जाएगी कोई नहीं जानता। कई बार गठबंधन भी रह जाते हैं, कई बार। ठीक है अखिलेश जी, कुछ और सवाल मेरे पैनल में जो एक्सपर्ट्स हैं। रिफत, आपका सवाल। अखिलेश, आपने अभी जिक्र किया कि मेयर चुनाव में आपके कैंडिडेट्स को कामयाबी नहीं मिली और नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब ये रिजल्ट्स आए थे तो उस मरतबा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आई थी कि जहां जहां बैलेट पेपर पे चुनाव हुए वहां बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा। नगर मेयर के इलेक्शन चूंकि ईवीएम पे हुए थे तो वहां बीजेपी को कामयाबी मिली। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, ये अगर हम परिणाम को देखें तो मशीन से तो जीती है बीजेपी, लेकिन बैलेट पेपर से हारी है बीजेपी। इसका क्या मतलब हो सकता है? मान लीजिए बहस इस बात की भी है कि मशीन ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि अगर मशीन खराब होती है और मशीन खराब होने के बाद ठीक हो जाती है। नहीं, देखिए अखिलेश जी, ऐसा है, मशीन भी तो जब आप इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे इसमें माफ कीजिएगा। पेट्रोल पर ठीक है, यूपी में तो, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आप सवाल करता हूं आपसे। नहीं, यूपी में तो पेट्रोल पंप में भी मशीन को गड़बड़ कर दिया, वो भी 10वें 12वें के साथ। टेक्नोलॉजी को मैं भी समझता हूं, लेकिन मेरा सवाल केवल इतना सा है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी मैंने कहा, जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी मैंने कहा, हम नहीं एक्सपर्ट ढूंढ के ला सकते हैं कि इस मशीन को कैसे अखिलेश जी, ये तो एक किस्म की सियासी रुदाली है। मशीन खराब हो कांग्रेस जाती को है, यहाँ पर 80 सीटें मिल रही हैं अखिलेश जी, ठीक कर देते हैं। कांग्रेस को यहाँ 80 सीटें मिल रही हैं, माफ कीजिएगा, क्या एक सियासी रुदाली नहीं है ये ईवीएम को लेकर जो आप मुद्दा कर रहे हैं? बात है ये। देखिए, मैंने ना ईवीएम के लिए कहा, मैं ये कहता हूं कि ईवीएम अगर खराब होती है, ठीक है, कुछ तो ठीक करते हैं उसमें, क्या ठीक कर देते हैं। और ठीक मशीन अगर खराब नहीं हो सकती क्या? चलिए, लेकिन मैं गुजरात के संबंध में नहीं, इन्होंने सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के किया तो था, और उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के, तो वो देख सकते हो आप। चलिए, अगला सवाल अशोक वानखेड़े का। अखिलेश जी, आप खुद जान रहे हैं कि कारपोरेशंस में सारे मेयर मैक्सिमम बीजेपी जीत गई और बाकी लोकल बॉडीज में उनके 50% कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त हो गया। आप लोगों ने भारी विजय हासिल की, लेकिन आप ये परसेप्शन बनाने में क्यों फेल हो गए? आज भी परसेप्शन यही बनता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिली है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पब्लिक परसेप्शन बनाने में आप कहीं गड़बड़ा जाते हैं? हाँ, ये बात ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे कि धारणा और धर्म से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार जो परसेप्शन बन गया उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए, गुजरात में भी शहर में बीजेपी जीत रही है, गांव में बीजेपी हार रही है। तो कहीं न कहीं हमें मुद्दे और ठीक मुद्दे जनता के बीच में रखने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक मुद्दे रखने पड़ेंगे। क्या 2019 आजादी के जश्न जैसा प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई प्लान है? प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई प्लान है? हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, उम्र में भी कम है, चुनाव चिन्ह साइकिल है, हम थोड़ी प्लान कर पाएंगे किसी के इतने बड़े पार्टी के, देश के नेता के खिलाफ, और वो भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। हम तो बहुत छोटी पार्टी हैं, साइकिल चलाने वाले लोग हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। हम अपनी केवल ताकत बढ़ा सकते हैं यूपी में। तो पहले से आप हथियार तो नहीं डाल रहे हैं? अभय दुबे, जल्दी संक्षिप्त में अपना सवाल। जी अखिलेश जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है
कि जो नोटबंदी हुई और जीएसटी हुई, इससे आम जनता को बहुत परेशानी हुई, व्यापारियों को भी बहुत परेशानी हुई। आप मेरा ये बताइए कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी एक बड़े पैमाने पर भाजपा विरोधी वोट क्यों नहीं हुआ? मैं ये बात कह दूं, मैंने हथियार नहीं डाले। हमने लास्ट में ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें बढ़ा सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। जहां तक सवाल नोटबंदी का है, अब नोटबंदी सवाल ही खत्म हो गया, क्योंकि बाजार में पूरा पैसा आ गया। हमारे यूपी में तो पुलिस वैसे ही पैसा ले रही जैसे नोटबंदी से पहले लेती थी। और हमारे यहाँ तो एक बच्चा पैदा हुआ था, हमारे यहाँ तो एक बच्चा पैदा हुआ था नोटबंदी के समय पर। अच्छा, सबसे ज्यादा ख्याल किसी को रखना चाहिए था तो बीजेपी के लोगों को रखना चाहिए था। वो गांव जो नोटबंदी से परेशान रहा, आज उनके सिक्के नहीं ले रहा कोई पूछने वाला नहीं उनको। और नोटबंदी से जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए भी कुछ नहीं किया इन्होंने, तो जो आम जनता है, किसान, गरीब, उसके लिए क्या हुआ होगा। और नोटबंदी अब कोई सवाल नहीं बचा, क्योंकि बाजार में वो पैसा आ चुका है अब सब। और जीएसटी के लिए जहां तक सवाल है, जीएसटी पे हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी को झुकना पड़ा, किस तरीके से बीजेपी को झुकना पड़ा गुजरात में और व्यापारियों के सामने। बहुत धन्यवाद। दिबांग आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। दिबांग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी कि आपके ने शायद हटा दिया ये फोन हटा दिया, तो अखिलेश सुन रहे हैं जी। अखिलेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपके जो मित्र हैं, जो सहयोगी रहे, राहुल गांधी एक तरीके से नए अंदाज में दिखाई दिए, जगह जगह मंदिरों में गए, 30 के करीब मंदिरों में गए। ये जो अंदाज राहुल का आपने देखा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे समझते हैं आप इसको? मंदिर में जाना ठीक है, लेकिन उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। पूजा करना ठीक है, लेकिन पूजा का प्रचार नहीं होना चाहिए। और यही बात मैंने यूपी में कही कि नवरात्र के व्रत मैं पिछले 15 साल से रख रहा हूं, लेकिन मैंने कभी प्रचार नहीं किया। मेरी पत्नी नवरात्र के दिनों में बच्चियों को बुला करके उनको खाना खिलाती हैं, कभी प्रचार नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चियों को खाना खिलाया, पैर धोया, उसका प्रचार किया। बीजेपी के लोग प्रचार करते हैं धर्म का। राहुल गांधी को क्या आप इस पर सलाह देंगे? राहुल जी से आप बात, राहुल गांधी को सलाह देंगे? ठीक है, सलाह देंगे आप? ठीक है, चलिए, अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, देखिए बीजेपी 100 सीट्स पर आ गई है।